आप जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें फिर आप एज अ लीडरशिप पोजीशंस में आप रहे, तो उसके बाद फिर आप क्या ये वर यू थिंकिंग अबाउट कि नहीं अब मैं थोड़े से रिलैक्स रोल में आता हूँ ऑन अ क्रिकेट एज अ राइटर, आपने बुक भी पब्लिश करी, तो उस साइड फिर आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ या नहीं, फिर मैं आपको? स्ट्रेंजली मैं शुरुआत से लिख रहा था। अच्छा। मैं जब कॉलेज में था जब से लिख रहा था। एंड इनफैक्ट कई बार ये थोड़ा अजीब भी हुआ कि मैं सरकार में था तो भी लिख रहा था। तो कई बार सरकार के भी नियम होते हैं, आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, किस Right. सब्जेक्ट पे लिख सकते हो नहीं Right. लिख सकते हो, तो पूछताछ होती रहती है, पर मैं लिख रहा था। मैं बीसीसीआई में आ गया, फिर भी मैं क्रिकेट कॉलम लिख रहा था। Right. तो कई बार बीसीसीआई में भी बातचीत होती थी कि ये मेंबर भी हैं यहाँ पे, यू नो, आई एम ऑन द वर्किंग कमेटी, आई एम ऑन फाइनेंस कमेटी वगैरह, तो ये सही है कि नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है या कहीं? मे बी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, Right. मे बी ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव बिकॉज आई एम सिटिंग देयर। राइट। तो यानी ये वाजिब सवाल है कि मैं अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी या फाइनेंस कमेटी या बोर्ड की वर्किंग कमेटी में बैठा हुआ, कुछ फैसले हो रहे हैं और मैं उनके बारे में लिख दूं मैं तो तो create- तो ये सवाल वाजिब थे। पर आई थिंक मैंने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी विच वॉज प्राइवेट टू, विच वॉज एक्सेसिबल टू बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस है। ओके। So I maintained that sort of balance. I maintained that not crossing the line. मैं क्रिकेट के बारे में लिख रहा हूँ, प्लेयर के बारे में लिख रहा पर हूँ। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख रहे थे जो आप यू वर ओनली द पर्सन प्रिवी टू? हाँ, एग्जैक्टली। तो मैंने उस अपने बीसीसीआई में होने का उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया लिखने में। राइट। So I'm writing on general things. I'm writing about a player's performance like anybody. आप भी लिखते हो, सब लिखते हैं, मैं भी लिख रहा हूँ। तो वो मैं लिख रहा था, शुरू से मेरा शौक था लिखने का, और तो वो चलता था। डिड यू एंजॉय इट? आपका फिर उसके बाद ट्रांजिशन जो पूरा फुल फ्लेजेड एक तरीके से इनफैक्ट आपने? मैं आईपीएल में भी लिख रहा था। राइट। आईपीएल में भी लिख रहा था मैं, तो भी शुरुआत से लिख रहा था। एंड आई एंजॉय राइटिंग, मेरे को शौक है। एंड नहीं, आपके कॉलम्स तो सभी लोग पढ़ते आ रहे थे, पर फिर आपको बुक का आइडिया, या आप कोई स्पेसिफिक ऑथर आपको पसंद था, या फिर आपको आइडिया कैसे आया कि आई शुड शेयर माय एक्सपीरियंसेस? एक्चुअली कईयों ने मुझे कई बार बोला कि लिखो लिखो, क्योंकि सी आई वाज फॉर्चुनेट टू बी इन सिचुएशन वेयर अदर्स हैव नॉट बीन। राइट। हाँ, भले वो ड्रेसिंग रूम में होना है, बड़े टूर पे जाना है, इंपॉर्टेंट फैसले जो हुए इंडियन क्रिकेट के, उस टाइम मैं शामिल था। इसी मोमेंट पे हम उस बात पे एक बार मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, आप अभी हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल फर्स्ट के जो आप पार्ट रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो सारे हिस्टोरिकल फर्स्ट कि वो सबको पता चले कि कितने इंपॉर्टेंट आप पार्ट रहे हैं भारतीय क्रिकेट के। सी कई रहे हैं, वैसे याद करना भी मुश्किल है। जैसे 92 में पहली बार साउथ अफ्रीका जाना, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट फैसले होना कि पहली बार टेलीविज़न विल बी इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग डिसमिसल, तो टीवी रन आउट, पहला सचिन का टीवी रन आउट हुआ, मैं मौजूद था ग्राउंड पे। पहले तो मीटिंग हुई कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमें ये अंदाज़ ही नहीं था हम क्या बोलें इसके बारे में। मैं और रवि एज वाइस कैप्टन वर पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। तो अल्टीमेटली हमने कहा हाँ, क्योंकि देयर इज नो रीज़न टू ऑब्जेक्ट कि भाई अगर टीवी दिखाएगा कि अंदर है बाहर है, हाउ कैन वी से कि नहीं हमें मंजूर नहीं है ये। राइट। तो बिना कुछ जाने हमने हाँ भरी। एंड वो कुछ ही दिनों में डरबन पे पहला मैच था और वो सचिन का वो बॉल लगी वहाँ पे, सचिन फर्स्ट प्लेयर बने। हाँ, तो हम बैठे मैच देख रहे थे। एंड आई रिमेंबर मैं और रवि बैठे थे वहाँ पे बाउंड्री लाइन के पास, हमें लगा ये तो अंदर है, सेफ है। बाद में पता पड़ा वो तो 2 या 4 इंच बाहर है। तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि रिप्लेस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आगे जाके। तो वो दैट वाज द फर्स्ट। उसके बाद में जो पहला फर्स्ट एवर टेलीविज़न सेल हुआ है इंडिया के अंदर, वो उसमें मैं शामिल था। वो उस टूर के पहले की बात है, जब साउथ अफ्रीका यहाँ आई थी और पहली बार कोई 3 मैचेस से इंडिया में साउथ अफ्रीका खेली, जिसकी टेलीविज़न राइट्स बिकी, बीसीसीआई को पैसा मिला। कि उसके पहले बीसीसीआई को या हमें किसी को ये पता भी नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी है। राइट। बेचना तो दूर की बात है। इट्स लाइक कि आपको पता ही नहीं आपका घर है, तो आप उसको आप बेचने जाओ, तो हमें पता नहीं था हमारी प्रॉपर्टी है। पर वो पता पड़ा, फिर ये पता पड़ा कि इसकी वैल्यू है और कोई आज उसको लेने के लिए दाम देने को तैयार है। Right. तो वो पहली बार टेलीविज़न डील इंडिया में मैचेस, होम मैचेस की, उसमें मैं शामिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये आपसे ही जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि उससे पहले तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देती थी कि हमारे आप मैचेस नहीं, एक्चुअली पैसे देती नहीं थी। अरेंजमेंट ये था कि बीसीसीआई के मैचेस होते थे, दूरदर्शन कवर करती थी अपने कॉस्ट पे, और वो स्पॉन्सरशिप जो आती थी ऑन एयर वो दूरदर्शन रखती थी। और बीसीसीआई कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, उनका कहना था कि हमारी कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो हमें अगर कोई पैसा मिल रहा है ऑन एयर एडवर्टाइजिंग है तो हमारा है। एंड वो बीच से कहते थे कि आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि आप बोर्ड लगा रहे हो ग्राउंड पे, वो पैसा आपका है। राइट। तो हमारी वजह से मतलब कि टीवी की कवरेज की वजह से आपको बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड पैसा दे रहे हैं, पेरीफेरी बोर्ड जो होते हैं। तो ये अरेंजमेंट था इंटरनली डोमेस्टिक इंडिया के मैच में। पर बाहर के कोई मैचेस के लिए कोई बाहर के आदमी कोई कहे कि हमें हमारे मैचेस के लिए वो दो, जैसे इंग्लैंड जैसे यहाँ पे आए इंडिया में और इंग्लैंड वो राइट्स खरीदना चाहे, तो ये कभी डील हुई नहीं थी, ना हमने करी थी ना दूरदर्शन ने करी थी। तो ये उसके कारण पूरा एक भारतीय क्रिकेट ही बदल गया पूरा। हाँ, जितना पैसा भारतीय क्रिकेट में देखो आप जानते हुए तो कि पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी या किसी भी ग्लोबल स्पोर्ट की इकोनॉमी टेलीविज़न राइट्स पर डिपेंड करती है। तो 91-92 वाज अ वाटरशेड मोमेंट कि यार पहली बार हमें पता पड़ा कि ये प्रॉपर्टी भी है, इसकी वैल्यू है। तो उस टाइम वैल्यू थी $40,000 पर गेम। आज आईपीएल के एक मैच की वैल्यू है 125 करोड़ पर गेम। तो पूरी क्रिकेट की इकोनॉमी, पूरी क्रिकेट का इंजन साइकिल इसी से चलता है। तो वो भी चांस का मौका था। फिर पहली बार कई टूर्स में कई चीज़ें हुए। तो नेटवेस्ट वाला नेटवेस्ट का भी आप यही की बात है, लॉर्ड में आप बैठे हैं। मैं एक बार सबको बताना चाहूँगा जो सभी को पसंद है, बहुत उसके फुटेज चलती है, कई बार उसके मैचेस के रिपीट्स होते हैं। तो हिस्टोरिकल 2002 का नेटवेस्ट फाइनल था भारत और इंग्लैंड का, और हमने हिस्टोरिक चेज़ किया था 326 रन का। सचिन तेंदुलकर भी आउट हो चुके थे, और फेमस कोट है मोहम्मद कैफ के फैमिली का, उनके फादर ने बोला था कि मैं खुद भी, हम लोग टीवी बंद करके बाहर फिल्म देखने चले गए थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे। और उसके बाद वहां से युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने जिताया था मैच। अमृतसर वहां मौजूद थे, टीम को मैनेज कर रहे थे उस समय। बहुत बातें हुई हैं उसके बारे में, बट यू एज अ मैनेजर आपको उस समय माहौल अंदर क्या दिख रहा था? डिड यू फील कि जब वो एक कोलैप्स हो गया था, मिनी कोलैप्स इनिशियली, तो डिड यू फील इंटरनली टीम वाज कॉन्फिडेंट इनफ विद युवराज एंड मोहम्मद कैफ, या थोड़े रन बनने के बाद कॉन्फिडेंस आया? नहीं, बिल्कुल निराशा थी जब सचिन आउट हुए कि मेरे ख्याल 150 का स्कोर था, 125 जो भी। था, हाँ, वो आउट हुए। तो उस टाइम तो ये था कि हम वी आर आउट ऑफ द गेम। राइट। और कई दर्शक भी उठ के चले गए थे। राइट। एंड कंप्लीट ये था कि ये तो मैच हमारे रीच के बाहर है क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर था, 325 चेज करना था। पर उसके बाद तो कमाल हुआ। एंड धीरे धीरे जैसे वो स्कोर बढ़ा तो उम्मीदें भी बढ़ी, और फिर टेंशन भी बढ़ा। और जो होता है हमेशा कि कई ड्रेसिंग रूम में जो जहाँ बैठा है हिले नहीं, उठे नहीं, जो ठीक चल रहा है उसको छेड़े नहीं। तो सौरव गांगुली ने ये कई जगह मेंशन किया है कि उन्होंने सबको कह दिया था कि आप वहीं बैठे रहो, और सौरव गांगुली मैं आपको कहानी सुनाऊं। हाँ। जब ये सचिन आउट हुआ तो मैं भी ड्रेसिंग रूम से निकला, और इधर अपने मेरे दोस्त लोग जो इधर बैठे थे, मैंने उनसे मिल लूँ, वो चाहे उसके पहले। तो मैं काफ़ी देर होता है इधर, जब मैं वापस आया ड्रेसिंग रूम की तरफ तो ड्रेसिंग रूम में दरवाज़ा बंद था। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो अंदर है वो अंदर है, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। अच्छा। तो करीब मैं आधा घंटा खड़ा रहा ड्रेसिंग रूम के बाहर। फिर कुछ आई थिंक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ, फिर मैं अंदर गया लास्ट के जो ओवर, कि जब तक तो माहौल काफ़ी मतलब पॉजिटिव हो गया था। वापस पार्टनरशिप अच्छी हो गई थी। पार्टनरशिप अच्छी हो गई थी। पर आप जानते हो कैसा हाउ क्रिकेटर्स कैन बी सुपरस्टिशियस, टेंशन का जो खेल होता है। राइट। तो मैं करीब आधा घंटा बाहर खड़ा रहा वेटिंग कि कोई दरवाज़ा खोले, मैं वापस अंदर जाऊँ। नहीं, तो वो इसीलिए ये सारे जो उसके बाद एक वो 2004 में हिस्टोरिकल 300 पहली बार किसी ने क्रिकेटर ने 300 बनाए, वो सहवाग वाला मोमेंट था। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के आप पार्ट रहे हैं। तो उन मोमेंट्स में जब आप देखते हैं कि कोई क्रिकेटर इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेता है, तो देन हाउ इज़ योर रिस्पॉन्स टू इट? इज देयर स्पेसिफिक आप उनको इंकरेज उसके बाद करते हैं, और इज हाउ डू दे व्हेन दे कम बैक इनटू द ड्रेसिंग रूम? देखिए, क्रिकेट का क्या होता है, हर एक टीम का एक कल्चर होता है, हर एक टीम एक तरीके से वर्क करती है। तो इंडियन टीम भी बड़ी मैच्योर टीम है, और जो उस वक्त जो मेरे काफ़ी साल जिस वक्त मैं जुड़ा था, तो बहुत अच्छा ग्रुप था कि देवर सीनियर प्लेयर्स, सचिन, सौरभ, लक्ष्मण, द्राविड, कुंबले, और यंगस्टर्स भी थे जैसे सहवाग, नेहरा, युवराज। तो कल्चर ये है इंडियन टीम का कि ऑटोमेटिकली सीनियर्स को देख के जूनियर्स सीखते हैं कि क्या करना, कैसे करना, बस में कहाँ पे बैठना, ड्रेसिंग रूम में कैसे कैसे अपनी पोजीशंस लेनी। तो कहीं बाहर जाना है तो ड्रेस कोड क्या होगा,
तो ये एक सिस्टम होता है एंड सीनियर अच्छे होने की वजह से या It तो made your job also easier? वेरी इजी, बिकॉज या तो सीनियर अपने आप उनको बता देते हैं या जूनियर अपने आप उनको देख के सीख जाता है। Right. एंड वो जो कल्चर जो होता है वो मेंटेन रहता है। तो वी वर लकी दैट देयर वाज सच अ स्ट्रॉन्ग गुड ग्रुप। तो सौरव गांगुली एज अ लीडर, आपको व्हाट इज योर थॉट्स? मैं चल अच्छा आपने सवाल पूछा। सौरव के बारे में सब कहते हैं कि उसने बढ़िया कैप्टन था, उसने हमें जीतना सिखाया, उसने लड़ना सिखाया, उसने मतलब उस टीमों को सामने खड़े हाँ, हुए। पर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से उसका सौरव का जो कंट्रीब्यूशन और जो अचीवमेंट था वो डिफरेंट था। ओके। उसका अचीवमेंट ये था कि ही हैड अ ग्रुप जिसमें कुछ उससे बड़े खिलाड़ी थे या ज़्यादा सक्सेसफुल खिलाड़ी, लाइक फॉर इंस्टेंस मे बी द्रविड़, मे बी तेंदुलकर, मे बी अनिल कुंबले, और जूनियर्स थे युवराज, हरभजन, सहवाग, नेहरा। तो सौरभ का अचीवमेंट ये था कि ही रिस्पेक्टेड द सीनियर्स, ओके। गॉट द ट्रस्ट ऑफ द सीनियर्स, then he encouraged the juniors Okay. and got the loyalty of the juniors. कि he would tell हरभजन कि तू मेरा युवराज, तू मेरा मैच विनर है, मैं तेरे को खिलाऊंगा, I'll back you. तो they were willing to do that extra for Sachin, for सौरभ। Similarly the seniors को respect दी उसने, सौरभ ने, and so वो group जो बनाया कि being in the middle, seniors को भी और juniors को भी, I think that is his achievement. Right. Otherwise आप जानते हो कि स्पोर्ट्स में मेंटेनिंग ईगोज इज़ अ प्रॉब्लम। हर जगह होता है, भले वो क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इट्स द सेम। कि ईगो के आधार पे, आपके अचीवमेंट के आधार पे, आपके स्टेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, कई बार कभी डिसएग्रीमेंट भी होता है। तो मेरे ख्याल से दादा की बेसिक अचीवमेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट ये थी। एंड स्पेशली वो, क्योंकि वो खुद भी इतने बड़े खुद भी बड़े खिलाड़ी थे बहुत। तो जूनियर्स को पूरा बैक करना और वो आइडेंटिफाई करना कि ये मेरा मैच विनर है, युवराज मेरे को मैच, उनको कम्युनिकेट भी करना, युवराज मेरे को मैच जिताएगा, हरभजन मुझे मैच जिताएगा, सहवाग मुझे मैच जिताएगा, नेहरा मुझे मैच जिताएगा। तो जूनियर ऑल्सो फील्स कि यार कैप्टन का इतना ट्रस्ट है मेरे में। तो आई थिंक सौरभ का इस एस्पेक्ट पे क्रेडिट नहीं मिला। आई थिंक दिस इज हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ कैप्टन। और आपको लगता है कि उसी के कारण जो आज भारतीय एक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, उसका एक मॉडर्न क्रिकेट का जो हम पिछले 25-30 इयर्स में जो देख रहे हैं टेलीविजन के आने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं वो बेस फॉर्म हुआ सौरव गांगुली के अंडर, उसी के बाद एक वो बेस आगे बढ़ता है। क्रिकेट के अंदर कैप्टन का रोल दूसरे खेलों से ज़्यादा होता है। ही डिसाइड्स, ही टेक्स ऑल द कॉल्स इनसाइड, यू नो, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, सो मेनी कॉल। कोई कितने भी कोच हों, कितने भी मेंटर्स हों, कितने भी जो हों, कैप्टन का रोल क्रिकेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अंदर ही नहीं, वो ड्रेसिंग रूम भी वही चलाता है। ड्रेसिंग रूम में भी द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस इज द कैप्टन, नॉट एनीबडी एल्स। एंड ऑब्वियसली फील्ड में तो कोई और है ही नहीं, तो कैप्टन सेट द टोन। तो वी आर लकी दैट वी आर सच स्ट्रॉन्ग कैप्टन, यू नो। पहले सौरभ हुआ, सौरभ के बाद दूसरे भी हुए, फिर द्रविड़ भी हुआ, MS भी हुआ, कोहली भी हुए। तो वी बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट द राइट काइंड ऑफ पीपल एज कैप्टन। और जैसे मैंने कहा कि कैप्टन अच्छा है, कल्चर ऑटोमेटिकली चल रहा है, देन यू हैव अ गुड टीम। मैं अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूँगा। मैं एक तो अब आप भारतीय क्रिकेट को कैसे देखते हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, आज ये उस लेवल के क्रिकेटर्स हैं, और डू यू थिंक ये जो ट्रांजिशन अब भारतीय टीम निकल रही है, इट्स गोइंग स्मूथ अकॉर्डिंग टू यू, और डू यू थिंक बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो ट्रांजिशन हो रहे हैं बहुत इट्स नॉट दैट स्मूथ? हाउ डू यू सी इट? क्रिकेट हैज चेंज, क्योंकि अब एक्चुअली 3 टीमें हैं। पहले एक टीम होती थी, अब 3 टीमें हैं कंट्री की। कुछ ओवरलैप है, कुछ इंडिपेंडेंट है। यू मीन टेस्ट, T20 एंड ODIs, राइट? 3 अलग टीमें हैं इंडिया की, पहले एक ही होती थी। और उसमें भी आज इतनी डेप्थ है कि उसमें भी 2-2 टीमें सबकी बनी हैं। और उसमें भी खिलाड़ी अलग अलग हैं। Right. कुछ खिलाड़ी हैं जो शायद तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, कुछ 2 खेलते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट सेटअप। द गेम हैज चेंज, द प्लेयर्स हैव चेंज, माइंडसेट हैज चेंज, द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट इज मच स्ट्रॉन्गर नाउ देन इट वाज। वेदर टेस्ट मैच हो, चाहे IPL हो, चाहे वो, तो वर्कलोड का इशू है, कॉमर्स का इशू है। तो इट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, फॉर प्लेयर्स, फॉर एवरीबडी। और अभी तो मेरे ख्याल से शुरुआत हुई है।
जिस हिसाब से फ्रेंचाइज क्रिकेट चल रही है, आई थिंक अगले 5-10 साल में वी डोंट नो विच वे विल गो। ओके, आपको मतलब यू आर नॉट श्योर कि इससे स्ट्रेट ऊपर ही जाएगा, यू आर नॉट नहीं, मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस होने वाली हैं ऑर्गेनाइजेशनली, ओके स्ट्रक्चर वाइज इंटरनेशनल क्रिकेट की। ओके क्योंकि क्या है कि हमारी क्रिकेट चल रही है अच्छी, हमारे को स्पेस है, हम इंडिया में टेस्ट मैच भी अच्छे तरह से करा सकते हैं, हमारा IPL और T20 बहुत अच्छा है, बट बाकी कंट्री में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वी डोंट रियली नो कि इंटरनेशनल क्रिकेट किधर जाएगी। ओके फ्रेंचाइज क्रिकेट चलेगी, ओके पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या होगा, ODI चैंपियनशिप का क्या होगा, बायलैटरल क्रिकेट का क्या होगा नहीं होगा अभी पता नहीं है। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड द वे। तो दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स फॉर द पीपल गवर्निंग द गेम। we have talked about the team and everything. Finally I want to end on, so what next, क्योंकि आपने इतना सब कुछ ट्रांजिशन खुद अपनी लाइफ में भी किया है। भारतीय क्रिकेट की तो हम ट्रांजिशन की बात कर ही रहे हैं। एज इंडिविजुअल आप अब नेक्स्ट आपके करियर में क्या देखते हैं आप? हाउ डू यू, और व्हाट इज देयर एनी विश दैट यू हैव दैट यू वांट टू फुलफिल? नहीं, I have no wish. I have just been lucky, as I have said, and I have been blessed that I got these opportunities which maybe I didn't deserve, maybe others. No, you're being too humble. No. No. Maybe others deserved more than me, Okay. but I got them. So I am very happy of whatever has come my way, and I just enjoy the game. मेरे को क्रिकेट देखना पसंद है, मुझे क्रिकेट फॉलो करना पसंद है, और लिखना उसके ऊपर पसंद लिखना पसंद है। मेरे को रणजी ट्रॉफी देखने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज उसमें आप नए खिलाड़ी देखते हो कि जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, तो आप अपनी नज़र से उनको आप असेस करने की कोशिश करते हो। यहाँ मैच देखते हैं तो हमें, आपको जैसे आज 11 खिलाड़ी हैं, आपको उनकी जन्म पत्र भी पता है, आपको सब पता है, आगे बिल्कुल। पीछे ऊपर नीचे। तो यू आर जस्ट वॉचिंग देम पुटिंग अप वन मोर परफॉर्मेंस। आपने 100 परफॉर्मेंस देखी होंगी, आप 101वीं परफॉर्मेंस देख रहे हो। अब रणजी ट्रॉफी देखना चाहते हो, 38 टीमें हैं इंडिया में, देयर 38 फर्स्ट क्लास टीम, और उसमें 100, 200, 300 खिलाड़ी होंगे जिनका आप नाम भी नहीं जानते, शायद ज़्यादा। राइट। तो जिनको जब आप उनको मैच में जाके देखते हो तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार ये कितना अच्छा है, किसी का आपने नाम सुना है, उसको देखने जाते हो, तो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो क्रिकेट हर लेवल पे अच्छा है, एंड अब तो कंपेयर टू द लास्ट 5-10 years women's cricket is major. Right. The level of play, the quality, the competitiveness, जितना women's cricket आ गया है पिछले 5 साल में, I think उनकी प्रोग्रेस इन नेक्स्ट 5 years will be even more phenomenal. Okay. अभी आपने खाली women's cricket at the top देखा है इंडिया में, अगले 5 साल में आप देखोगे स्टेट्स में जो स्ट्रक्चर जो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, यू थिंक दैट विल? बट जस्ट एज वी हैव स्ट्रॉन्ग रणजी ट्रॉफी टीम्स, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग women's स्टेट टीम्स, डोमेस्टिक टीम जो अभी नहीं है। Right. अभी तो रेड बॉल का टूर्नामेंट ही नहीं होता बिल्कुल, women's का। बिल्कुल। तो आई थिंक नेक्स्ट ग्रोथ फेज विल कम फ्रॉम women's cricket, ओके ओके। both commercially, fan wise, interest wise. For you, do you want to be part of that No, change? I'm just happy enjoying it, watching it and enjoying it. तो बस that's it. थैंक यू सो मच अमृत सर, थैंक Lovely. यू। Pleasure इन्होंने हमको speaking to you. नहीं, इन्होंने बहुत बात करी है, बट और कई चीज़ें इन्होंने जाने दी हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय क्रिकेट आज जहाँ पर है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। पता नहीं चलता है जो सीन्स के पीछे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, टीम को मैनेज कर रहे होते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में अमृतसर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में रहकर शांति से उसको निकाल देना, कामली उन मूवमेंट्स को टैकल कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वेल। Absolute pleasure talking to you. All the best. थैंक यू।